हेलो, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसके ऑप्शन है रश्मि शुक्ला, ऑप्शन बी एल थाउसेन, ऑप्शन सी कुमार राजेश चंद्रा, ऑप्शन डी संजय अरोड़ा। तो इसका उत्तर है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला को भारतीय पुलिस सेवा अथवा आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल अथवा एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रश्मि शुक्ला की नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह हैदराबाद में सीआरपीएफ में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थी। आइए एसएसबी के बारे में जानते हैं। इसका गठन 1963 में हुआ था। एसएसबी भारत का एक सीमा सुरक्षा बल है जो नेपाल और भूटान की सीमाओं पर तैनात है। यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इसका आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और भाईचारा है। इसमें हमने देखा कि सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मदम्भ सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी गृह मंत्री अमित शाह ने, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सम्मेलन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। इसका आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडी के सहयोग से किया जा रहा है। यह सम्मेलन नए युग में मानवतावाद के सिद्धांत पर केंद्रित है। इसका समापन 5 मार्च को होगा। सम्मेलन में 15 देशों के 350 से अधिक विद्वान हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में 25 विद्वान 4 मुख्य सत्रों को संबोधित करेंगे और 115 शोध पत्र भी प्रस्तुत किए जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? ऑप्शन है ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी वियतनाम। वो वान थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच देश के शीर्ष नेतृत्व में फेरबदल में वियतनाम की नेशनल असेंबली ने 2 मार्च को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में वो वान थुओंग को चुना। केतुओंग का चुनाव उनके पूर्ववर्ती गुयेन जुआन फुक जनवरी में अचानक इस्तीफे के बाद हुआ, जिन पर पार्टी द्वारा गलत काम करने का आरोप लगाया गया था। संसद के ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार थुओंग को 98.38% वोट मिले हैं। थुओंग पार्टी के सबसे कम उम्र के पोलित ब्यूरो सदस्य है, जो देश की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। आइए वियतनाम के बारे में देख लेते हैं। यह एक दक्षिण पूर्व एशियाई प्रदेश है। यह अपने समुद्र तटों, नदियों और बौद्ध पगोड़ा के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी हनोई है और मुद्रा वियतनामी डोंग है। फाम मिन्ह चिन वियतनाम के प्रधानमंत्री है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शहरी शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएनईपी ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। आइए देखते हैं। शहरी शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए तमिलनाडु और यूएनईपी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर यूएनईपी के कंट्री हेड अतुल बगई और तमिलनाडु सरकार की पर्यावरण सचिव सुप्रिया साहू के बीच हस्ताक्षर किए गए। तमिलनाडु और यूएनईपी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तमिलनाडु के शहरों में शीतलन की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करेगा। सहयोग बढ़ती गर्मी को अनुकूलित और मुकाबला करने के लिए पहलों के कार्यान्वयन का समर्थन करेगा। यूएनईपी व्यापक कार्य योजना बनाने के लिए
राज्य के विभिन्न विभागों के साथ काम करेगा, जैसे शहरों में ग्रीन कवर बढ़ाना, दक्षता उपायों का निर्माण करना, शहरी डिजाइन में सुधार करना आदि। तमिलनाडु सरकार ने भारत में अपनी तरह का पहला SBB तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी स्थापित की, जो 3 प्रमुख मिशनों ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु वेटलैंड मिशन और तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन का मार्गदर्शन प्रदान करती है। तमिलनाडु सरकार ने 1000 करोड़ के फंड आकार के साथ तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने की घोषणा की। इसने सभी 38 जिलों में जलवायु परिवर्तन मिशन स्थापित करने की भी घोषणा की। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के किस राज्य में सोने की खानें मिली है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी ओडिशा। आइए जानते हैं। ओडिशा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है। ओडिशा में पहले से ही देश के क्रोमाइट जमा का लगभग 98% हिस्सा है। 27 फरवरी को इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि ओडिशा के 3 जिलों देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में अलग अलग जगहों पर सोने की खदानें मिली है। ये सोने के भंडार क्योंझर जिले में 4 स्थानों, मयूरभंज जिले में 4 स्थानों और देवगढ़ जिले में 1 स्थान पर पाए गए हैं। इन क्षेत्रों में इंडा, कुशाकला, गोटीपुर, गोपुर, जोशीपुर, सूर्यागुड़ा, रुआसिला, दुशूरा पहाड़ी और अदास शामिल है। GSI के विशेषज्ञों के अनुसार अदास क्षेत्र में तांबे के साथ अनुमानित 1685 किलोग्राम सोने के अयस्क का पता चला है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल एक कार्यात्मक सोने की खान है। कर्नाटक में हट्टी खदानें, मुख्य हट्टी खदान से अयस्क अब उटी अथवा खुले गड्ढे और हीरा बुद्दिनी अथवा भूमिगत जमा से सैटेलाइट फीड द्वारा पूरक है। भारत ने 2020 में लगभग 1.6 टन सोने का उत्पादन किया। चीन दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, रूस और कनाडा का नंबर आता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 2 मार्च, ऑप्शन सी 3 मार्च, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व वन्य जीव दिवस की थीम वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2013 में 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित किया। विश्व वन्य जीव दिवस जंगली जानवरों और पौधों की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन अथवा CITES पर 3 मार्च को हस्ताक्षर किए गए। इस वर्ष 3 मार्च को CITES की 50वीं वर्षगांठ है। CITES सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। भारत में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए एक वैधानिक निकाय है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण में अधिकारियों की सहायता करता है। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 2 मार्च, ऑप्शन सी 3 मार्च, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3 मार्च। 3 मार्च को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अथवा CCI ने प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन 2016 से हर साल CCI द्वारा आयोजित किया जाता है। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार ने उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण दिया। सम्मेलन में एक पूर्ण सत्र और 2 तकनीकी सत्र थे। इस साल के पूर्ण सम्मेलन का विषय स्पर्धा रोधी तथा विनिमय
इंटरफेस और तालमेल है। यह सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र में रुचि को विकसित करने और बनाए रखने तथा स्पर्धा रोधी विषय के अर्थशास्त्रियों का एक महत्वपूर्ण समूह बनाने का एक प्रयास है। यह प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों, उपयोगकर्ताओं, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। इस सम्मेलन के उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र से जुड़े समकालीन मुद्दों पर शोध और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, भारतीय संदर्भ में प्रतिस्पर्धा के प्रासंगिक मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 5वां जन औषधि दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 2 मार्च, ऑप्शन सी 3 मार्च, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3 मार्च। 3 मार्च को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड इंडियन मेडिकल डिवाइसेस के साथ मिलकर देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5वां जन औषधि दिवस 2023 मनाया। इसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना अथवा PMBJP के तहत मनाया गया। 5वें जन औषधि दिवस की थीम जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी थी। यह कार्यक्रम 1 मार्च को देश भर में जन औषधि जन चेतना अभियान के साथ शुरू किया गया। देश भर में 34 से अधिक प्रतिज्ञा यात्राएं निकाली गई, जिनमें से 8 यात्राओं का नेतृत्व संसद सदस्यों ने किया। मंत्रालय ने कहा कि डॉक्टरों से 5000 से अधिक नागरिकों ने माईगव प्लेटफॉर्म पर जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल का संकल्प लिया। इस पदयात्रा का उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से संबंधित ज्ञान का प्रसार करने के लिए जन औषधि जेनेरिक दवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। दिसंबर 2023 के अंत तक सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों अथवा PMBJKs की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत उपलब्ध दवाओं के दाम ब्रांडेड दवाओं की कीमतों से 50% से लेकर 90% तक कम है। वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान PMBJP ने चालू वित्त वर्ष में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री की है, जिससे नागरिकों को लगभग 6600 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।